हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एसएससी सीजीएल। अर्थशास्त्र के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं, तो क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उनसे फिर से क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी किसी ना किसी रूप में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको जानने को मिलेंगे और बड़ी अच्छी जानकारियां भी आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये कुछ मेरे बारे में है। यहाँ पर एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब तक 1 लाख प्लस स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ और सपोर्ट से 2000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, फटाफट 10 सेकेंड में आंसर करिएगा, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? वेयर आर कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया? भारत में सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? देखिए, जब सिक्कों की बात होती है तो ढलाई की बात होती है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, और जब नोटों की बात होती है तो छपाई की बात होती है, प्रिंटिंग ऑफ मनी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तीसरा ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। चौथा ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ये रहा टाइम स्टार्ट आपके सामने, जल्दी से बताइए। ठीक है, फटाफट बताते रहिए प्लीज। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? भारत में सिक्के कहां कहां ढाले जाते हैं? सोचिए और बताइए। टाइम्स अप। चलिए बात करते हैं। तो 4 प्लेसेस हैं, बेसिकली 4 प्लेसेस हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और वो 4 प्लेसेस आपके सामने हैं यहाँ पर: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ये 4 प्लेसेस हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। इनके अलावा कहीं पर भी सिक्के ढाले नहीं जाते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर करेंसी प्रिंटिंग का प्लेसेस आपसे पूछे कि नोटों की छपाई भारत में कहां कहां होती है, तो वो भी 4 ही जगह हैं, ध्यान रखिएगा। एक है नासिक, देन है देवास, देवास के बाद है सालबनी, और सालबनी के बाद आता है मैसूर। ये वो 4 प्लेस हैं जहां पर नोटों की छपाई होती है। इनको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे स्टैंप पेपर, जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लाइक एज रेंट डीड आपको बनवानी है, ठीक है, या प्रॉपर्टी के पेपर्स की जब रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगती है और वो स्टैंप पेपर पूरा का पूरा होता है। हालांकि अब ई स्टैंपिंग भी इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और कई कोर्ट में चल रहा है। तो ई स्टैंपिंग तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर्मेट हो गया, लेकिन अगर जो प्रॉपर स्टैंप की बात करें तो स्टैंप भारत में सिर्फ एक जगह छपता है। कहां पर? ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कॉमर्शियल बैंक्स लेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर? कॉमर्शियल बैंकों की बात हो रही है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यस बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। समझिएगा, तो वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है या ऋण देता है? समझिएगा, पहला है हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। दूसरा है एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड वीकर सेक्शन, हिंदी में कृषि और लघु उद्योग और कमजोर वर्ग। तीसरा है फॉरेन कंपनीज, हिंदी में विदेशी कंपनियां। चौथा है स्टेट गवर्नमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब आपात स्थिति में राज्य सरकारों को। तो प्राथमिकता, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग कमर्शियल बैंकों के द्वारा दी जाती है। आपसे पूछा गया है किसको? टाइम स्टार्ट्स अब होता है आपका, जल्दी से बताइए प्लीज। 10 सेकेंड का टाइमर आपके लिए रहता है हमेशा। फटाफट बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? टाइम्स अप। तो दोस्तों, बात करते हैं यहां पर प्रियोरिटी सेक्टर की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कृषि लघु उद्योग और कमजोर वर्ग एंड वीकर सेक्शन। एंड वीकर जो यहां पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसके पहले वाले में प्रॉपर था। ठीक है, समझिएगा।
देखिए प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है मैं आपको यहां पर बता दूं। प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे सेक्टर जिनको भारत सरकार ये चाहती है कि वो आगे बढ़े, विकास करें, क्योंकि वो हमारे देश की एक नींव है, एक बेस है। अगर वो बेस कमजोर हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है पैसा प्रदान करने की। सिंपल, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, आपके पास 5 ब्रांचेज हैं, ठीक है, आप चाहते हैं इन 5 ब्रांचों को मैं बड़ा करके 50 ब्रांचों तक पहुंचाऊं अपना व्यापार, तो 5 से 50 तक के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। अब वो पैसा आपके पास एक तो प्रॉफिट के फॉर्मेट में आएगा आपकी 5 ब्रांचों से, लेकिन प्रॉफिट के फॉर्मेट में इतनी जल्दी इतना नहीं आएगा कि आप 5 से 50 कर सके। तो 5 से 50 तक बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ऋण चाहिए होगा। तो आप बैंकों के पास चले जाते हो और ऋण मांग लेते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। सरकार उन क्षेत्रों को चाहती है कि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। इसके लिए भारत के जितने वाणिज्यिक बैंक हैं, इन सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक टारगेट दिया जाता है कि आप हर हाल में अपनी टोटल लेंडिंग, मतलब एक साल में एक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा कुल ऋण जो प्रदान किया जाता है ना, उसका 40%, कितना? 40% कहां पर जाना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर, हिंदी में प्राथमिक क्षेत्रों को। उन प्राथमिक क्षेत्रों में जैसे एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वीकर सेक्शन है, ठीक है, और यहां पर हाउसिंग आता है, एजुकेशन आता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है यहां पर, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहां पर। इस तरीके के क्षेत्र यहां पर लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बी में ही जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। बाकी सी प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, डी भी नहीं और ए भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रतिशत, कि सभी वाणिज्यिक बैंक अपने कुल ऋण जो दिए जाते हैं उसका 40% प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना ही करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? कई बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अकाउंटिंग ईयर, आप कोई बिजनेस करते हैं या आपके घर में कोई बिजनेस होता है तो जो खाता, जो किताबें होती हैं ना, कब खुलती हैं और कब बंद होती हैं, उसे ही हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है? अप्रैल से मार्च है, ठीक है, जुलाई से जून है, या अक्टूबर से सितंबर है, या जनवरी से दिसंबर है? जल्दी से बताइए, ये रहा टाइम आपके लिए। तो अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर क्या है? चलिए टाइम्स अप, देखते हैं क्या इसका सही ऑप्शन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है अप्रैल टू मार्च। अब एक बात यहां पर समझ लीजिएगा, ये अकाउंटिंग ईयर बदला गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना अकाउंटिंग ईयर बदल लिया है फ्रॉम द ईयर 2020-21। 2020-21 से भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बदल करके अप्रैल से मार्च हो गया, जो कि भारत सरकार का भी लेखा वर्ष है। हमारे देश की राज्य सरकारें, हमारे देश की केंद्र सरकारें और नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो अपने खाते कब खोलती हैं? 1 अप्रैल को। कब बंद कर देती हैं? 31 मार्च को। इसे ही अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, कर निर्धारण वर्ष भी यही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, वित्तीय वर्ष भी इसी को कहते हैं, और लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले अगर अभी भी आप पुराने कोई भी किताबें पढ़ रहे होंगे तो उसमें अप्रैल टू मार्च नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा जुलाई से जून, यही चलता था पहले। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, अप्रैल से मार्च कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करेंट अकाउंट? क्या होगा
यदि चालू खाता पर सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। मतलब समझिएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे सरकार के ज्यादा हैं, सरकार के पास जो रेवेन्यू है, जो राजस्व की कमाई हुई है, वो कमाई कम है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ए है यहां पर डेफिसिट बजटिंग, हिंदी में घाटा बजट। दूसरा है जीरो बेस्ड बजटिंग, हिंदी में शून्य आधारित बजट। तीसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, हिंदी में निष्पादन आधारित बजट। चौथा है सरप्लस बजटिंग, डी का है अधिशेष बजट। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए क्या है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा तो उस बजट को क्या कहते हैं। और अगेन भारत में यही बजट पद्धति अपनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हमेशा आप देखोगे हमारे देश का जो बजट है वो कैसा होता है, घाटे का बजट होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, घाटे का बजट। आप खुद सोचिए, आपके पास खर्चा करने के लिए, मान लीजिए हमारे खर्चे हैं 1,000 रुपए, ये हैं हमारे खर्चे। क्या है ये हमारे खर्चे, और हमारे पास आय कितनी आई है, आय आई है 500 रुपए, मान लीजिए ये है आय। अब आप सोचिए, जब आय हमारे पास 500 रुपए है और खर्चे हमारे 1,000 रुपए हैं, तो हमें कितने रुपए और चाहिए अपने खर्चों की पूर्ति के लिए। 500 रुपए और चाहिए ना, तो 500 रुपए के घाटे में हम हुए ना, तो ये तो हो गया घाटे का बजट। अब समझिएगा, इस 500 रुपए को पूरा करने के लिए हम क्या लेंगे, हम ऋण वगैरह लेंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार घाटे के बजट को पूरा करने के लिए ऋण वगैरह लेती है, हम IMF से लोन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हम विश्व बैंक से ऋण लेते हैं। किस काम के लिए, तो अपने घाटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे खर्चे अधिक हैं, हमारा रेवेन्यू कम है। और हम जानबूझ करके भी ऐसा करते हैं भारत जैसे देशों में, क्योंकि याद रखिएगा, विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास घाटा नहीं होगा तब तक आपके पास कोई भी जितने भी ये आर्थिक संस्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये आपको ऋण फिर प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर लेंगे हम अपना, तो फिर वो जो ऋण हमने लिया हुआ है वो ऋण बड़ी आसानी से हम चुका भी देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या है। इस संस्थान का नाम आपने सुना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये संस्थान किस प्रकार का संस्थान है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जुडिशियल बॉडी न्यायिक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी नियामक निकाय, एडवाइजरी बॉडी सलाहकारी निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या लगता है आपको कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड कैसा संस्थान है, जल्दी से बताइए प्लीज। तो दोस्तों टाइम्स अप, ये जो संस्थान है ये है रेगुलेटरी बॉडी। भारत में कैपिटल मार्केट जिसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, और शेयर मार्केट भी आप समझ लीजिए। वैसे तो पूंजी बाजार का एक अलग मतलब है, लेकिन आप शेयर मार्केट जानते होंगे ना। शेयर मार्केट में आप सेंसेक्स नाम सुनते होंगे, निफ्टी नाम सुनते होंगे। तो ये जो शेयर बाजारें हैं, इन शेयर बाजारों का रेगुलेटर, नियामक कौन है, वो नियामक है सेबी। जैसे भारत में बैंकों का नियामक कौन है, सभी कॉमर्शियल बैंकों को नियंत्रित कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। वैसे ही शेयर बाजार का नियंत्रक कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसका हेड ऑफिस, मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और यहां से किस प्रकार का फंड लोगों को प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म फंड पर, लॉन्ग टर्म फंड। अब मतलब समझ लीजिएगा इसका, अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं।
जितने भी प्रकार की बाजारें हैं वो सभी बाजारें आपकी किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सोना चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, जो स्वर्ण बाजार है, गोल्ड मार्केट है पूरी की पूरी। मुझे सब्जी चाहिए तो सब्जी बाजार लगी होती है ना, वहां जाऊंगा। तो जिस प्रकार की मेरी जरूरत होती है मैं वैसे बाजार में इंटर करता हूं। ठीक है, सेम एज अगर मेरी जरूरत है कि मुझे पैसा चाहिए और वो पैसा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मतलब 1 साल से अधिक के लिए, तो मैं किस बाजार में जाऊंगा, तो मैं कैपिटल मार्केट में जाऊंगा। और इसी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। समझ गए मेरी बात या नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टर्म अक्सर आपने सुना होगा, जल्दी से बता दीजिए। स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज्ड फॉर, किस मनी के लिए, किस पैसे के लिए स्मार्ट मनी का शब्द इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग। तीसरा ऑप्शन है ई बैंकिंग। चौथा है कैश विद पब्लिक। ई बैंकिंग और जनता के साथ नगद, कैश विद पब्लिक। क्या लगता है आपको स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी। तो दोस्तों स्मार्ट मनी का जो सही ऑप्शन है, जल्दी से टिक करिए, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जल्दी टिक करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज की डेट में हम और आप सभी इस टर्म से रूबरू होंगे और इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। दोस्तों यहां पर जो स्मार्ट मनी है वो है क्रेडिट कार्ड, जिसे एक और नाम से भी जानते हैं प्लास्टिक मनी। किस नाम से? इसे हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। अब डेबिट कार्ड यहां पर नहीं, अगर डेबिट कार्ड होता वो भी स्मार्ट मनी है। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आजकल आप स्मार्ट मनी ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। और आजकल जो एक सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इससे, यूपीआई। ये जो एक तरीके का क्यूआर कोड होता है, ये डॉट डॉट में आप देखते हो ना, खूब सारे डॉट होते हैं और आप इसको स्कैन करते हो, इसको क्यूआर कोड कहते हैं। क्यूआर का पूरा मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड बोलते हैं इसे। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पेमेंट कर देते हो, चाहे वो पेटीएम से स्कैन कर लो, चाहे फोन पे से स्कैन कर लो। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको ये सुविधा प्रदान करती हैं। और एक और सुविधा है ई वॉलेट की। कौन सी सुविधा है? ई वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है दोस्तों पर्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। जैसे पेटीएम में भी आपके वॉलेट है, फोन पे में भी वॉलेट है, और वॉलेट से भी आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आज के सिनेरियो में आप इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच? माइक्रो, देखिए दो शब्द है, माक्रो मतलब वृहद, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। हिंदी में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? सूक्ष्म दृष्टिकोण समझिएगा। पहला, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय बीएसएनएल, बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन। देन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन, महिलाओं के बीच में बेरोजगारी या स्त्रियों में बेरोजगारी। तीसरा, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति आय। अगला है इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में मुद्रास्फीति। माइक्रो अप्रोच इनमें से कौन सी है? जल्दी से सोचिए और बताइए। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या लगता है आपको? माइक्रो, माक्रो, ये दो शब्दों पर ध्यान रखिएगा। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, माक्रो का मतलब है वृहद। तो माइक्रो स्टडी कौन सी है इसमें, लेकिन नेशनल लेवल पर, किसी हाउस होल्ड लेवल पर बात नहीं हो रही है, नेशनल लेवल पर। तो अगेन इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ए। अगर बीएसएनएल स्टडी करता है मोबाइल फोन्स की बिक्री की, भाई बीएसएनएल पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, तो पूरे इंडिया में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इस बात की स्टडी कर रही है कि मेरे कितने मोबाइल फोन बिके, समझ गए मेरी बात या नहीं, तो ये क्या है, एक माइक्रो अप्रोच है। लेकिन ये सभी बृहद अप्रोच हैं। अब अगला देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन, महिलाओं के बीच में बेरोजगारी, ये तो माक्रो अप्रोच हो गई ना,
पूरा देश इसमें शामिल हो गया, देश की सभी महिलाएं इसमें शामिल हो गई, महिलाओं की जनसंख्या शामिल हो गई। तो ये क्या है, एक मैक्रो अप्रोच है। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, भारत में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, ठीक है, प्रति वर्ष, इस बात की स्टडी, ये सब किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जब आप स्टडी करते हो तो उसको माइक्रो नहीं मैक्रो अप्रोच कहते हैं, मैक्रो, ठीक है। और वही अपने हाउस होल्ड, एक घर की इनकम की बात करोगे तो वो माइक्रो अप्रोच होगी। समझ गए मेरी बात या नहीं? अगला है इन्फ्लेशन इन इंडिया, पूरे भारत में महंगाई के बारे में जानना। अगर पूरे भारत में आप महंगाई का अध्ययन कर रहे हो कि इन्फ्लेशन कितना है भारत में, तो ये मैक्रो अप्रोच मानी जाती है, ना कि माइक्रो अप्रोच, ठीक है। इसका इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा, बीएसएनएल ऑर्गेनाइजेशंस पर, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी में, पूरे के पूरे देश पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, मुद्रा बाजार किसके लिए होता है, मतलब मुद्रा बाजार में किस प्रकार के लोग जाते हैं, ठीक है, और इस बाजार में क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, हिंदी में अल्पकालिक कोष के लिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म फंड, दीर्घकालिक कोष के लिए। तीसरा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में परक्रम विलेख के लिए। चौथा है सेल ऑफ शेयर्स, शेयरों की बिक्री के लिए। मनी मार्केट ये जो टर्म है कहां पे इस्तेमाल होता है और मनी मार्केट में किस प्रकार का फंड रेज किया जाता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, मुद्रा बाजार किसके लिए होता है। टाइम्स अप। समझिएगा, मुद्रा बाजार हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। अभी आपसे मैंने कैपिटल मार्केट की बात करी थी, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन, सेबी बताया था, और बताया था कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। अगर किसी को 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, और अगेन कंपनियां आती हैं, यहां पर कंपनियां शेयर इशू करती हैं, बदले में लोग शेयर खरीद के पैसा किसको देते हैं, कंपनी को। कंपनी उस पैसे से खुद को एक्सपैंड करती है, खुद के नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है। अक्सर आप सुनते होंगे ना, इस कंपनी ने शेयर के माध्यम से इतना पैसा जुटाया, इतना पैसा जुटाया। तो मनी मार्केट इसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर 1 साल या 1 साल से कम के लिए अगर कोई भी फंड चाहिए तो कहां पे आते हैं, मनी मार्केट में आते हैं। मनी मार्केट में जैसे कॉल मनी मार्केट है, कॉमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर फंड रेज किया जाता है। और फंड रेजर यहां पर भी वही है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी फंड रेज करती हैं, बैंक्स फंड रेज करते हैं। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए एक मार्केट है। शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम। मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर होते हैं उन सभी की मैच्योरिटी 1 साल या 1 साल से कम की होती है। और इसका रेगुलेटर कौन होता है ये समझ लीजिएगा, मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई। जैसे कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म फंड के लिए है, उसका रेगुलेटर मैंने बताया सेबी, यहां पर इसका रेगुलेटर कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पंप प्राइमिंग शुड बी रिस्टोर्ड टू एट अ टाइम ऑफ, सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए। पंप प्राइमिंग की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स में पंप प्राइमिंग एक टर्म है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए आपको कितना इसके बारे में पता है। पंप प्राइमिंग कब होगी? पहला ऑप्शन है इन्फ्लेशन, दूसरा ऑप्शन है डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, तीसरा है स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी, चौथा है रिफ्लेशन, प्रत्यस्फीति। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए पंप प्राइमिंग का क्या मतलब है। पंप प्राइमिंग, टाइम्स अप। समझिएगा, कभी भी आप जब छोटे होंगे, स्कूल वगैरह साइकिल से जाते होंगे, तो आपने साइकिल में पंप से हवा भरी है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पंप आ गए हैं, लेकिन पहले हाथ से पंप से हवा भरी जाती थी इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो पंप का मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई चीज ढकेल रहे हो आगे, पुश कर रहे हो बार बार, ठीक है। यहां पर क्या होता है,
जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, मंदी में क्या होती है, आर्थिक क्रियाओं की गति धीमी पड़ जाती है। सरकार को कभी भी बाजार में मंदी नहीं चाहिए, तो सरकार उस मंदी की स्थिति से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा डालती है। अब वो पैसा कैसे डालेगी समझिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कर की दरों को घटाकर बहुत सारे पैकेज दे देगी। कोरोना में आपने देखा अर्थव्यवस्था डाउन हो गई तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि नहीं, कि हम 20 लाख करोड़ का एक पैकेज बनाते हैं जिससे सभी को फायदा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, जिससे आर्थिक क्रियाएं जो मंदी पड़ गई हैं वो एक गति पकड़ सकेंगी। सेम एज तो करों की दर अगर घटा दी जाए तो लोगों के पास पैसा बचेगा, तो उससे क्या होगा, वो बाजार में पैसा वापस निवेश किया जाएगा जिससे गति बढ़ेगी। इसी स्थिति को पंप प्राइमिंग बोलते हैं। जब सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे पैसा बाजार में डाला जाए और इसलिए कि आर्थिक क्रियाओं की गति बढ़ाई जा सके, तो इसे पंप प्राइमिंग कहते हैं और इसका सही ऑप्शन है डिफ्लेशन। भाई डिफ्लेशन जब अवस्फीति होगी तभी तो पंप प्राइमिंग की जरूरत होगी, जब अवस्फीति नहीं होगी तो क्या पंप प्राइमिंग की जरूरत है। अगर स्थिति इन्फ्लेशन की होती है तो सरकार पैसा खींचती है बाजार से, तब बाजार में पंप प्राइमिंग नहीं करी जाती है, तब वापस से पैसा लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाई, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। चार ऑप्शन है, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एफआईपीबी। एफआईपीबी का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी वित्त मंत्रालय और एफआईपीबी। समझिएगा यहां पर, अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। जैसे $1 इक्वल टू हाउ मच इंडियन रूपी, हाउ मच इंडियन रूपी। ठीक है, फिक्स कर दें अगर हम, ठीक है, समझिएगा यहां पर ये सिस्टम है। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट की। तो एक्सचेंज का मतलब ही यही होता है एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में किस दर पर बदला जाएगा, वह दर ही एक्सचेंज रेट कहलाती है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें यहां पर तो $1 इक्वल टू लगभग 84 रुपीज के आसपास तक पहुंच गया है, यह है एक्सचेंज रेट। तो एक होती, ये तो मार्केट के हिसाब से वोलाटाइल है, एक होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो सरकारें फिक्स करती हैं। तो उनकी तरफ से कौन फिक्स करेगा यहां पर, तो भारत में ये जो दर है कौन फिक्स करता है, ये फिक्स करता है ABCD में। आप बताइए, पहले टाइमर चल रहा है, जल्दी से जब टाइमर स्टार्ट हो जाया करे तो आंसर फटाफट चैट बॉक्स में करने लग जाया करो। टाइम्स अप। तो दोस्तों ये करता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किस हैसियत से, ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक एक्ट है जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। और फेमा कब आया था, 1999 में। फेमा ने किसको बदला था, फेरा को बदला था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट ये आया था 1973 में। तो फेरा को खत्म करके फेमा लाया गया। फेमा का गार्ड कौन है, फेमा का संरक्षक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को एक तरीके से फिक्स करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है इस सेशन में। आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के फिर हम आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं हर हाल में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।